हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर फिनिश करना है। आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक और लास्ट टॉपिक है नहीं, अपना जो अध्याय है मानव आनुवंशिकता वाला, उसका जो लास्ट टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण, ये वाला अध्याय पढ़ने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाला है, मानव में लिंग निर्धारण अध्याय 8 आनुवंशिकता, उसका जो पार्ट लास्ट बचा हुआ है मानव में लिंग निर्धारण, ये पढ़ने वाला है। तो देखो इसमें समझना आप लोग, आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज लास्ट चैप्टर है। आप समझना, देखो कुछ जो है ना अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो पैदा होते हैं, कुछ क्वेश्चन पैदा होते हैं। क्या होता है कि नवजात का लिंग निर्धारण होता कैसे है, जो नया बच्चा बनता है ना वो लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे डिसाइड होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। तो अलग अलग स्पीशीज़ में इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाई जाती है। भाई कौन सी, देखो स्पीशीज़ या जाति, अलग अलग जातियों में इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाई जाती है। स्पीशीज़ का मतलब होता है जाति। जाति का मतलब ये क्या होता है कि आकार व आकृति में समान जीव जो कि परस्पर जन्म करके नई संतति पैदा कर सके और उनसे उत्पन्न होने वाली संतति भी आगे संतति उत्पन्न कर सके। तो हम मानव एक जाति हैं, घोड़ा एक जाति है, डॉग एक जाति है, बिल्ली एक जाति है। बात समझ में आ रही है ना, जाति का मतलब क्या है। हमारा यहाँ जाति, जो जाति शब्द है ना, स्पीशीज शब्द हैं, उसका मतलब क्या समझ में आ गया ना। जो जाति आप समझते हो वो वाली नहीं, जाति साइंस में जाति की डेफिनेशन अलग होती है, स्पीशीज की डेफिनेशन परिभाषा अलग होती है ना। तो अलग अलग जातियों में जो है जो लिंग निर्धारण की विधियाँ अलग अलग होती है ना। कुछ जातियों के अंदर तो लिंग निर्धारण जो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, पर्यावरण के ऊपर, के टेम्परेचर कितना है कितना नहीं, उसके आधार पर निर्भर करता है। और कुछ में जो है ना, जैसे अंडे जो देने वाला जीव है ना, वो अंडे उसको उस्माइन काल, मतलब जो जिस पक्षी के अंडे है वो उसके ऊपर बैठ के उसको गर्म करते हैं ना, तो वो उस्माइन काल, कितना उस्माइन काल मिलता है, उसके आधार पर कुछ के अंदर नर बनेगा या मादा बनेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो मदर है, माँ है, उसने उसको उस्माइन काल कितना दिया है। और जैसे घोंगे होते हैं ना बेटा, घोंगे आजकल बरसात में आपको ज़्यादा ही दिख रहे होंगे। तो जो घोंगे होते हैं, घोंगे तो अपने लिंग बदल सकते हैं, घोंगे जो है अपना लिंग बदल सकते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि घोंगे के अंदर जो लिंग का निर्धारण है ना वो आनुवांशिक नहीं है। आनुवांशिक, घोंगे में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, लेकिन हमारे मनुष्य के अंदर तो लिंग निर्धारण जो है वो आनुवांशिक आधार पर ही होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो आनुवांशिक आधार पर होता है। देखो दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय कर, जो जनक जीव है ना, जनक जीव मनुष्य के जो जनक मतलब मम्मी पापा के जो जीन हैं वो जीन ही ये निर्धारण करते हैं कि आगे लड़का होगा या लड़की होगी, कौन से लिंग का जीव बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, डिपेंड करता है मम्मी पापा के जीन के ऊपर, है ना। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मम्मी और पापा दोनों से एक जैसे गुणसूत्र आते हैं, एक जैसे, दोनों से एक जैसे गुणसूत्र आते हैं, मदर फादर से एक जैसे गुणसूत्र आते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता था। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता, दोनों से एक जैसे गुणसूत्र नहीं आते। जैसे मनुष्य के अंदर कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं ना भाई। तो उस 46 में से क्या होता है, 22 जोड़े। देखो समझना, मनुष्य के अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 में से 22 मम्मी से और 22 पापा से एक जैसे गुणसूत्र आते हैं, ये दोनों एक जैसे आते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है ना बेटा, 23वां जोड़ा, वो जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है XX, सॉरी 23वां जोड़ा होता है XX, और जो मेल होता है ना, मेल के अंदर एक X और एक Y होता है। क्या होता है, एक X और एक Y होता है 23वें जोड़े के अंदर। बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि 22 जोड़े एक जैसे हैं, पर 23वां जोड़ा जो है मेल विषय में, मादा के अंदर तो दोनों ही XX हैं, लेकिन मेल के अंदर एक अलग गुणसूत्र का जोड़ा है मनुष्य के अंदर। बात आ रही है क्या समझ में, मेल के अंदर एक अलग जोड़ा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या नोट्स में हमने क्या लिखा है, इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप में युग्म नहीं होते, जोड़े में नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 है, 22 जोड़े में आते हैं, दोनों एक जैसे, माता से और पिता से 22 जोड़ी गुणसूत्र तो एक जैसे आते हैं। परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं, जो ये 23वां जोड़ा ना, 23वां जोड़ा XX XY, इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र या लिंग सूत्र। जो XX या जो XY है, मादा से XX आता है, नर से XY आता है, इसको क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। ये पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं, लेकिन पुरुष पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म है, दोनों XX हैं, दोनों ही XX हैं,
लेकिन पुरुष में पूर्ण रूप में नहीं है, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में कैसे होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। और इस एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र होने के कारण मनुष्य में जो गुणसूत्र के लिंग निर्धारण की विधि है उसे एक्स वाई पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स वाई पैटर्न बोलते हैं, एक्स वाई पैटर्न, एक्स वाई, ये जो है ना एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न बोलते हैं, है ना। और इस एक्स वाई पैटर्न से अब हम पता लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखो इस चित्र के अंदर आप ध्यान से देखना, इस चित्र के अंदर देखो, इस चित्र को थोड़ा सा आगे से समझते हैं हम थोड़ा। देखो नर जो होगा ना, नर के अंदर होंगे गुणसूत्र एक्स वाई और मादा के अंदर होंगे एक्स एक्स। बात समझ में आ रही है क्या, नर के अंदर होंगे एक्स वाई, मादा के अंदर होंगे एक्स एक्स। इस चित्र यहाँ समझते, चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ रहा, ठीक है। मादा के अंदर होंगे एक्स एक्स। तो नर के अंदर जो एक्स वाई है ना, तो जब युग्मक बनेंगे तो नर से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। ये देखो एक एक्स और ये दूसरा वाई। और जो मादा है ना, मादा, इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, है ना, इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा भी एक्स। अब देखो होता क्या है कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु, नर का जो शुक्राणु है उसके अंदर एक एक्स युग्मक है, एक वाई युग्मक है। और जो मादा है, मादा के अंडे के अंदर दोनों के अंदर एक्स और एक्स ही हैं। मादा के अंदर तो दोनों के अंदर एक्स और एक्स ही हैं। अब शुक्राणु में से कौन सा शुक्राणु पहले जाके मादा के अंडा से फ्यूज होता है वो देखना। अगर मान लो ये एक्स वाला फ्यूज होता है किससे, मादा के एक्स से, है ना, तो एक्स और एक्स मतलब बेटी पैदा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पुत्री पैदा हो जाएगी। और अगर ये एक्स वाला इस एक्स से फ्यूज होता है तो भी क्या हो जाएगी, एक्स और एक्स मतलब पुत्री पैदा हो जाएगी, ठीक है। अगर नर का एक्स वाला शुक्राणु जाके फ्यूज होता है, दोनों मादा के दोनों एक्स में से किसी से भी फ्यूज होता है नर का एक्स वाला, तो पुत्री पैदा होगी। कैसी होगी, पुत्री पैदा होगी। लेकिन अगर नर का वाई वाला युग्मक जाकर फ्यूज होता है, कौन सा, वाई वाला, ये जाकर अगर फ्यूज होता है तो बनता है एक्स और वाई, यानी कि पुत्र पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र। और अगर ये वाई इस वाले एक्स से भी फ्यूज होता है तो क्या पैदा हो जाएगा, एक्स और वाई, क्या पैदा हो जाएगा, पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब 50% चांस तो क्या है कि बेटा होगा और 50% चांस क्या है, बेटी होगी। पर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नर के युग्मकों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई मादा में तो दोनों ही एक्स एक्स है ना, दोनों ही एक्स एक्स है। अब नर का एक्स वाला युग्मक आकर ज्वाइन होता है तो फ्यूज होता है तो बेटी हो जाएगी, और नर का वाई वाला युग्मक आकर फ्यूज होता है तो बेटा हो जाएगा। तो बेटा होगा या बेटी होगी ये कौन डिसाइड करता है, नर के युग्मक, ना कि मादा के युग्मक डिसाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है, बेटा होगा या बेटी होगी ये कौन डिसाइड करता है, नर के युग्मक। आपको समझ में आ रहा है क्या, आधे बच्चे बेटी हो सकते हैं, आधे बच्चे बेटा हो सकते हैं। मतलब 50% चांस ये है बेटी होगी, 50% चांस ये है कि बेटा होगा। हर बार यही है, हर बार पहली बेटी हो गई तो दूसरा बेटा होगा या बेटी होगी, ये भी 50-50% चांस है। दूसरी भी बेटी हो गई तब भी तीसरा बेटा हो गया बेटी होगी, ये भी 50-50% चांस रहता है। कौन सा युग्मक नर का फ्यूज होता है ये नर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बेटा होगा या बेटी होगी। देखो जैसे चित्र अभी हमने देखा है, इसमें सामान्य आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से तो एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करते हैं। लड़का भी माता से एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करता है, लड़की भी माता से एक्स गुणसूत्र ही प्राप्त करती है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चों को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है वो बेटी होगी, लड़की होगी, और जिसे पिता का वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़का होगा। बोलो आया क्या समझ में, बोलो आया क्या समझ में। अब देखो एक चीज़ समझना आप और लोग, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कुछ चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, कुछ चीज़ आपको मैंने छोड़ दी थी, वो समझना आपको। मैं एक चीज़ समझाता हूँ। स्टार्टिंग में जो चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने कुछ चीज़ नहीं बताई थी, ये तो चलो समझ में आ गया। नर में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन कुछ चीज़ हमने स्टार्ट में चैप्टर में नहीं पढ़ा था, वो समझते हैं। देखो जनन जो होता है ना, जनन आपका ये अध्याय जब स्टार्ट किया था हमने कुछ छोड़ा था। ये दो प्रकार का होता है, अलैंगिक और दूसरा जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। या आपके कोर्स का है लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था, जो पढ़ा रहा हूँ, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हाँ, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ सुनो। देखो बेटा, मैं आपको कंप्लीट फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। और सुनो,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में ग्रामीण में जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, या जो शहर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विज्ञान में पढ़ना तो चाहते हैं, कोचिंग क्लास लेना तो चाहते हैं, या गाँव के बच्चे जो इनका पूरे साल अध्यापक नहीं रहते और वो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना। और मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप सभी बच्चों को एक उच्च क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की, जिससे आप अच्छे नंबर ला सके, वैसी शिक्षा मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम वालों को भी और अंग्रेजी मीडियम वालों को, आप चाहे कोई से भी मीडियम हो, दोनों मीडियम की हम क्लास चला रहे हैं ना। और दोनों रेगुलर क्लास आ रही है हमारी, रेगुलर आएगी, कंटिन्यू पूरा सिलेबस में करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है कि जो ये नीचे शेयर लिस्ट में जो इस नीचे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करो और आप ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे, ऐसे जो पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन पढ़ना चाहता है, या जिनके अध्यापक ही नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर कर दो ये वीडियो। उस बच्चों को शेयर करने से ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको जब ये वीडियो मिलेगा तो वो इस वीडियो से पढ़ेंगे, उनके माँ बाप आपको दुआ देंगे, वो खुद आपको दुआ देंगे, वो उम्र भर आपका एहसानमंद रहेंगे कि यार इसने मेरे को फ्री कोचिंग करवाई थी यार 10th क्लास के अंदर, और जिससे मेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर बने। देखो 10th पढ़ा रहा हूँ मैं फ्री, 12th पढ़ा रहा हूँ, BSc पढ़ा रहा हूँ, ये सारी फ्री क्लास चल रही है आप लोगों को। जब ये सारी फ्री क्लास चल रही है ना, तो आप लोगों को कम से कम ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को तो शेयर कर देना चाहिए। और जब आप शेयर कर दोगे, अच्छा ज़रूरतमंद नहीं है तो आपके जो क्लासमेट्स है उसके बीच में भी शेयर कर दोगे, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप में क्या होगा, जब भी हम, जैसा हमारा वीडियो आता है तो मैं लाइव चैट में एक्टिव रहता हूँ, है ना। तो लाइव चैट में अगर आप कुछ कमेंट करते हो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लाइव में, आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो जूम पर जो हमारी क्लास होती है, मैं जब आपका लिंक भेजूंगा तो आपके आसपास का ही ग्रुप आपके साथ रहता है, तो आप लोग आपस में क्वेश्चन पूछोगे। तो मेरे साथ तो जितने आप 60 मिनट, 65 मिनट भी, 120 मिनट, 100 मिनट, ऐसे जो भी आप मेरे साथ गुजारोगे लाइव सेशन के दौरान, उसके बाद आप उन दोस्तों के साथ आपस में डिस्कस करके जो भी क्वेश्चन है वो मुझे दोबारा लाइव सेशन में पूछ सकते हो, है ना। तो आपके एक ग्रुप बन जाएगा पढ़ने का, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। और देखो, आप नॉर्मल ऐसे भी तो व्हाट्सअप चलाते हो, आपको करना कुछ नहीं है, शेयर पे क्लिक करो, जो नीचे शेयर ऑप्शन है, और सीधा आप व्हाट्सअप सेलेक्ट करो और जितने भी आपके ग्रुप है सारे ग्रुप में भेज दो इसका लिंक, ताकि जो मान लो आप नहीं जानते और कोई ज़रूरतमंद है, उस बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और फिर उस शेयर पे क्लिक करो और आपके स्टेटस पे भी ये लगा दो। उससे क्या होगा, आपका स्टेटस देखोगे, हो सकता है आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसे बच्चे जो 10th क्लास में और आपको नहीं पता, उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए, है ना। तो इस प्रकार आप एक ज़रूरतमंद की, एक लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी दुआ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी जो शुभ आशीष आपको मिलेगी, उनकी जो मन से जो दुआ निकल के मिलेगी, उस दुआ से आपका भी बहुत कुछ भला हो जाएगा। तो शेयर तो कर दो, है ना, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दो इस वीडियो को, है ना, कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्रुप बने। फ्री इंडिया फ्री एजुकेशन, फ्री इंडिया के अंदर फ्री एजुकेशन, इंडिया के अंदर फ्री एजुकेशन वाला हमारा जो उद्देश्य है, उसमें आपका भी सहयोग मिल जाए। तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने फ्री में पढ़ा, आपको लगेगा नहीं, हमने सर की क्लास ली, लेकिन हमने सर का कहना मान कर लिया, है ना। तो चलो सुनो, अब जो हमने स्टार्ट में जो छोड़ा वो पढ़ रहे हैं हम लोग। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखो समझना, अगर एक अकेला जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है, तो वो एक अकेला जीव ही खुद के समान संतति उत्पन्न करता है, तो जनन का प्रकार है अलैंगिक जनन। और अगर 2 जीव आपस में मिलकर और एक संतति उत्पन्न करते हैं तो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमेशा 2 जीव चाहिए होता है, अलैंगिक जनन में अकेला जीव होता है। तो जैसे ये अकेला जीव, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये कोई एक अकेला जीव है, ये क्या करेगा, अपने बीच में से 2 टुकड़े कर देगा अपना, है ना, अपने बीच में से 2 टुकड़े कर देगा। और ये 2 छोटे छोटे जो टुकड़े हुए ना, ये 2 छोटे छोटे टुकड़े, ये फिर आकार में बड़े होकर फिर बड़ा हो जाएगा, फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। मतलब एक अकेला जीव अपने 2 टुकड़े करके 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार अपनी संततियाँ उत्पन्न कर रहा है। तो यह अलैंगिक जनन का प्रकार है। क्या होता है, अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन का जो नई संतति बनती है ना, वो क्लोन होती है अपने मातृ जीव की। क्या होती है, क्लोन होती है, कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, वो अपने मातृ जीव के समान ही होता है, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। और जो वातावरण बदल रहा है, जो विकास हो रहा है, विकास के दौरान अलैंगिक जनन को सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसमें विभिन्नता, बदलते वातावरण के अनुसार जीवों को ढलने के लिए जो उनको विभिन्नता चाहिए, वो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, इसलिए अलैंगिक जनन को छोड़ दिया गया और जीवों ने लैंगिक जनन को अपना दिया। लैंगिक जनन के अंदर एक नर होती है, लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में एक नर होता है, एक मादा होती है ना।
नर अपने शरीर के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं उत्पन्न करता है और मादा के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं आती है। वो विभिन्नताएं उन दोनों के जरिए उनके बच्चों के अंदर पहुंच जाती है, जिससे कि उनके बच्चे माता पिता से ज़्यादा योग्य होते हैं, है ना। तो वो विभिन्नताएं जो माता पिता की सहायता से लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा की जो विभिन्नताएं हैं वो बच्चों में पहुंच जाती है ना। और इस लैंगिक जनन के बारे में ही हमने इस पूरे अध्याय में जो मेंडल ने अध्ययन किया था वो पादपों के अंदर लैंगिक जनन का ही अध्ययन किया था। जो मटर का पादप था, मटर का पादप कौन सा मटर का पादप लिया था मेंडल ने? पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ये नाम याद रखना बेटा, आपको लिखना, मटर का पादप पाइसम सेटाइवम लिया था, है ना। पाइसम सेटाइवम के ऊपर मेंडल ने काम किया था। इसको उद्यान मटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यान मटर। उद्यान मटर का पौधा लिया था जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था। बात समझ में आई? तो ये वाली चीज़ें जो कुछ है, ये चीज़ हमने स्टार्ट में चैप्टर जब स्टार्ट किया तब स्किप कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो है अब जो है हमने चैप्टर से संबंधित पूरा अध्याय पढ़ लिया। तो अब अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। नीचे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है या जो ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आपका क्वेश्चन, है ना। कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर क्वेश्चन डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके जूम पे जब हमारी लाइव क्लास होगी या फिर जो पर्सन आंसर सेशन होगा अपने यूट्यूब पर ही, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा। और हाँ देखो, कोर्स तो कंप्लीट होने वाला है पर वीडियो रेगुलर आए आपका ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो घंटे का बटन है ना, उसको क्लिक करके उसके ऊपर ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि जो भी वीडियो आए उसका 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप पेन और कॉपी 30 मिनट में जो भी काम करो कर लो, और पेन और कॉपी लेकर तैयार बैठो हमारे वीडियो के लिए, और फिर आप लाइव क्लास के साथ अपनी क्लास ले लो, ठीक है। तो अब कल से जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट